दक्षिण भारत के अंदर बीबी का मकबरा, जिसे हम दक्कन के ताजमहल के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, आज हम लोग पहुंच चुके हैं महाराष्ट्र के अंदर स्थित जिला औरंगाबाद, जिसे आज के समय में हम छत्रपति संभाजी नगर के नाम से बुलाते हैं। और यहाँ पर बादशाह औरंगज़ेब की जो बेगम थी, उन्होंने उनके मरणोपरांत उनकी याद में इस भव्य मकबरे का निर्माण करवाया था, जिसे हम कहते हैं बीबी का मकबरा। और ये मकबरा बिल्कुल हुबहू बना हुआ है ताजमहल की डुप्लीकेट कॉपी पर, यानी कि ताजमहल के बनने के बाद में उसी की एक रेप्लिका तैयार की गई थी। उसी के आधार पर इस बीबी के मकबरे का निर्माण यहाँ पर किया गया था। बाहरी कंस्ट्रक्शन में वही चारों कॉर्नर पे चार बड़ी बड़ी आपको मीनारें दिखाई दे रही हैं, तो बीच वाले हिस्से में आप देख सकते हैं कि संगमरमर के पत्थर का काम और वाइट रंग की पॉलिशिंग के साथ में बनाया गया 17वीं शताब्दी का एक अजब गजब नमूना यहाँ पर आज हमें देखने को मिलता है। ताजमहल की ही तर्ज पर इस बीबी के मकबरे के बीच वाले हिस्से में नेचुरल तरीके से वर्किंग करने वाले फाउंटेन्स लगाए गए थे, और ऊंचाई पे से पानी को जब नीचे की तरफ प्रेशर से डाला जाता था तो ग्रेविटी फोर्स के बेसिस पर इनके अंदर से जो फव्वारे निकलते थे वो यहाँ की रौनक को और भी ज़्यादा बढ़ा दिया करते थे। ऐसा बताते हैं कि बादशाह औरंगज़ेब की सबसे पहली जो बेगम थी, दिलरास बानो बेगम, उनके मरणोपरांत उनकी याद में बादशाह औरंगज़ेब बहुत दुखी रहे, बहुत समय तक चिंता में रहे, परेशान रहे। तो 7 लाख रुपए की राशि को आवंटित किया, और उस राशि के आधार पर ही बीबी के इस खूबसूरत मकबरे का यहाँ निर्माण किया गया था। यदि दोस्तों हम कुछ इतिहास के उन लम्हों को आज समझें, तो दिलरास बानो बेगम का नाम हुआ करता था रबिया उल दुर्रानी, और रबिया उल दुर्रानी जो थी, इनका जन्म ईरान के फारस में हुआ था। सफवीद राजवंश की राजकुमारी थी, और 1637 के वक्त में रबिया का जो विवाह है वो बादशाह औरंगज़ेब के साथ में हुआ था। बादशाह औरंगज़ेब अपनी बेगम को बहुत प्यार करते थे, और बताते बादशाह औरंगज़ेब और बेगम के कुल मिलाकर 5 बच्चे हुए, और 5वें बच्चे मोहम्मद अकबर को जन्म देने के 1 महीने के बाद में जो बेगम थी उनकी तबीयत खराब हो गई। उसके बाद में उनका इंतकाल हो गया। अंतिम वक्त बताते हैं अक्टूबर का महीना 1657 में उन्होंने अपने प्राण को त्याग दिया। और उसी के बाद के वक्त में जो उनके सबसे बड़े बेटे थे, जिनका नाम था मोहम्मद आजम शाह, उन्होंने अपनी माँ की याद में इस पूरे मकबरे को तैयार करवाया था, और अपने पिता औरंगज़ेब से कहा कि मैं अपनी माँ की याद में इस मकबरे को बनवाना चाहता हूँ। तो इसीलिए 7 लाख रुपए आज से तकरीबन 300-350 वर्ष पहले इस मकबरे को तैयार करने के लिए लगाए गए थे। इनके कुल जो 5 बच्चे थे, उनमें से सबसे बड़ी जो इनकी बेटी थी, जिनका नाम था ज़ैबुन्निसा, उसके बाद जो इनकी बेटी थी जिनका नाम था ज़ीनत उन निशा, और तीसरे नंबर की जो बेटी थी उनका नाम था ज़ुबदत उन निशा। फिर इनको जो बड़ा बेटा हुआ मोहम्मद आज़म शाह, और इनके बाद जो सबसे छोटा बेटा था मोहम्मद अकबर, उनको जन्म देने के 1 महीने के बाद में जो बेगम थी उनका देहांत हो गया था। और ये जो घटना थी, इसके बाद से बादशाह औरंगज़ेब काफ़ी टूटे भी, लेकिन उन्होंने अपनी सत्ता को काफ़ी मजबूती में रखा, क्योंकि 1658 के समय में बादशाह औरंगज़ेब दिल्ली की सत्ता पर काबिज हो गए थे। बादशाह औरंगज़ेब की जो माँ थी मुमताज़, उनकी याद में उनके जो शौहर थे, पिता थे शाहजहां, उन्होंने आगरा के अंदर ताजमहल तैयार करवा दिया था। तो औरंगज़ेब ने जो थे वो ना इतने कला प्रेमी नहीं थे, और ना ही इस प्रकार की इमारतों को बनवाने में ज़्यादा विश्वास रखते थे। तो बताते हैं कि केवल एक लाल किले के अंदर मोती मस्जिद और दूसरी उनकी खुद की बेगम का ये बीबी का मकबरा उन्होंने तैयार करवाया है। इस पूरी इमारत को बनवाने के लिए जो पत्थर है ना, वो मंगवाए गए थे राजस्थान से। और एक विदेशी इतिहासकार तो ये भी लिखते हैं कि जब वो 17वीं शताब्दी के वक्त में यहाँ पर आए थे ना,
तो उन्होंने खुद अपनी आंखों से 300 बैलों को देखा था, जिसके ऊपर संगमरमर के पत्थर सूरत से गोलकुंडा के रास्ते से होते हुए यहाँ पर पहुँचे थे। सो आप ये समझ सकते हैं कि ये जो पत्थर थे उस समय राजस्थान के हिस्से से यहाँ पर लेकर आना जयपुर के पास वाले हिस्से से काफ़ी मुश्किल काम था। इस फाउंटेन सिस्टम की कनेक्टिविटी सामने की तरफ बहते हुए इस झरने से हुआ करती थी। नेचुरल तरीके से पानी वहाँ से नीचे की तरफ आता था और पूरा जो ये गार्डन बना हुआ है इसमें फैल जाता था। अब जाएंगे दोस्तों हम ऊपर वाले हिस्से में और उसके साथ साथ में इनकी कुछ जो बारीकियां हैं उसको भी फोकस में डालेंगे। और यहाँ से जो इसकी कॉर्नर वाली मीनार बनी हुई है ना, ये इसको एक प्रकार से अर्थक्वेक प्रोटेक्शन के बेसिस पे बनाई गई है। यदि यहाँ पर भूकंप भी आता है ना, तो ये जो इमारतें हैं, ये जो मीनार है वो इस बड़े मकबरे के ऊपर नहीं गिरेगी। तो ये तकनीक, ये साइंस 17वीं शताब्दी के वक्त में ताजमहल के अंदर भी इस्तेमाल किया गया था और उन्हीं के वंशावली के जो कारीगर थे उन्हीं लोगों ने इसकी वास्तुकला को, इसके डिज़ाइन को तैयार किया, इसके आर्ट को तैयार किया। और हंसपत राय नाम के एक इंजीनियर थे जिन्होंने इसको बनाने में अपना योगदान दिया और दूसरे जो व्यक्ति थे जिनका नाम था अतउल्ला, जो उस समय के वास्तुकार थे, उनके कोऑर्डिनेशन से जाकर ही ये बीबी का जो मकबरा है ये पूरा तैयार हो पाया था। अब चलेंगे नज़दीक और वहाँ जाकर देखेंगे। आइए, बीबी के मकबरे के बाहरी आकर्षण में सामने की तरफ जालीदार काम इसकी खूबसूरती को और भी ज़्यादा बढ़ा देता है। और दोस्तों इस जालीदार काम के आसपास के हिस्से पे देखेंगे आप तो बेल बूटी का जो काम है ये पूरा किया गया है चूने प्लास्टर की मदद से। ऊपर की तरफ संगमरमर नहीं लगा हुआ है, सिर्फ नीचे वाले हिस्से में ही संगमरमर देखने को मिलता है। और बीबी के इस मकबरे में जो रियल ग्रेव का जाने का रास्ता है दोस्तों, वो यहाँ से जा सकते हैं, लेकिन आज के वक्त में ये बंद है। अब हम थोड़ा अंदर वाले हिस्से में जाएंगे और संगमरमर की इस पच्चीकारी को देखते हुए, जो कि एक सिंगल स्टोन में कार्व किया गया है, हम बीबी के मकबरे के उस कब्र को देखेंगे जिसको देखने के लिए देश दुनिया के लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। रबिया उल दुर्रानी की सामने की तरफ कब्र आपको दिखाई दे रही है, दिलरास बानो बेगम की। और मरने के बाद में इनकी बेटे ने इस हिस्से को बनवाया था। आज़म शाह ने अपनी माँ के इस कब्र के ऊपर काफ़ी बड़ा ये मकबरा तैयार करवाया है। ऊपर के डोम वाला जो हिस्सा है वो बहुत ही खूबसूरत है। रोशनी आने के लिए इस प्रकार के आले बने हुए हैं। इनसाइड कर्व की आर्च बनी है मल्टी फॉइल फॉर्म्स में, और हर हिस्से से जालीदार जो काम है वहाँ से नेचुरल तरीके से रोशनी आ रही है। ऊपर की तरफ का जो कलर है दोस्तों वो उसी वक्त का है और इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी यहाँ पर यूं का यूं बना हुआ है। अतउल्ला नामक जो वास्तुकार था और हंसपत राय था, उनके संयोग से काम पूरा हो पाया था। इतिहासकार बताते हैं कि इस पूरे हिस्से को बनवाने का जो क्रेडिट है वो 1651 से 1661 के वक्त का बताया जाता है। पर कुछ इतिहासकार ऐसा भी बोलते हैं कि इस स्थान का जो पूरा काम कंप्लीट हुआ था वो 1668 और 1669 में हुआ था। और इसी के साथ साथ में हम लोगों को आज बीबी के इस मकबरे को देखने का मौका मिला है। कुछ और चीज़ें हैं आसपास की, उनको हम बाहर की तरफ से देखेंगे। दक्षिण भारत का ताजमहल कहलाने वाला बीबी का ये मकबरा यहाँ की शान शौकत को इसलिए बढ़ाता है क्योंकि इसकी जो वास्तुकला है दोस्तों, उस वास्तुकला का आसपास के हिस्से में कोई दूसरी इमारत का नमूना देखने को नहीं मिलता है। या तो आपको जाना पड़ेगा आगरा के ताजमहल को देखने के लिए, और इतनी बारीक काम यहाँ के वास्तुकारों ने और शिल्पकारों ने करके दिखाया था। इसी वजह से तो आज के समय में इस हिस्से को हम ताजमहल की संज्ञा देते हैं। वो अलग बात है कि ताजमहल में और भी महीन काम है, कीमती पत्थरों का इस्तेमाल था, लेकिन इसकी भी जो खूबसूरती है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा उम्दा बनाई गई है। देख सकते हैं कि जो आर्च है वो कितनी ऊंचाई तक बनी है, ऊपर के डोम्स बने हैं और दरवाज़ों के ऊपर पीतल का वर्क किया हुआ काम आज भी देखने को मिलता है। इसके चारों तरफ वाले हिस्से में इस प्रकार के फाउंटेन्स बने हुए हैं और ये फाउंटेन जो थे वो डायरेक्टली कनेक्टेड रहा करते थे इसके पीछे वाले हिस्से से। देख सकते हैं इस दिशा में भी फाउंटेन देखने को मिलेगा और सामने की तरफ एक दूसरी इमारत बनी हुई है और इन इमारतों में से ही दीवाने आम बना हुआ है, इन्हीं इमारतों में से
उनका रेस्ट रूम बना हुआ है। जब लोग यहाँ पर आते होंगे फातिहा पढ़ने के लिए तो उन लोगों का बैठने का ये स्थान रहा होगा। और सामने की तरफ इन्हीं इमारतों में से इस हिस्से को म्यूज़ियम बना दिया गया है। तो बीबी का ये मकबरा महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में आज भी स्थित है और ऊपर आने की सीढ़ियों में इस प्रकार का जालीदार काम, जिसके अंदर डार्क रेडिश कलर के जो ब्राउनिश कलर के पत्थर हैं उनका इस्तेमाल देखने को मिलता है। और हर हिस्से से आप इस ऊपरी भाग पर पहुंच सकते हैं। और दोस्तों बताते कि जो हैदराबाद के निज़ाम थे ना, उन्होंने बाद के वक्त में यहाँ पर एक मस्जिद का निर्माण करवाया था। सामने की तरफ आप लोगों को एक सफ़ेद रंग की इमारत दिखाई दे रही है। उस इमारत का निर्माण बाद के वक्त में बताया जाता है। और काफ़ी जगह पर आप देखेंगे इस इमारत के अंदर तो आपको 2-3 अलग अलग पत्थरों का इस्तेमाल देखने को मिलेगा। तो कुछ जगह संगमरमर की पच्चीकारी साफ तौर पर दिखाई मालूम पड़ती है। सो दोस्तों बीबी का ये मकबरा काफ़ी खूबसूरत है और इससे ये समझ में आता है कि बादशाह कोई भी रहे हों, उन्होंने अपनी बेगम के इंतकाल के बाद में इन इमारतों को उनकी याद में बनवाया। और आज के वक्त में बादशाह औरंगज़ेब खुद तो खुलदाबाद के स्थान पर सिर्फ मिट्टी में, कच्ची मिट्टी में दफन है, लेकिन अपनी पत्नी के लिए उनका जो प्यार है वो आज भी इन इमारतों के ज़रिए खड़ा हुआ है। बीबी के मकबरे में प्रवेश करने के लिए नक्कार खाना जो द्वार बना हुआ है, यहाँ से आप अंदर जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों इस मकबरे की सबसे जो खूबसूरत जो चित्रकला है वो इसी दरवाजे पर की गई है। बाहरी हिस्से में आप देखेंगे तो सारा आपको वाइट लाइमस्टोन का वर्क देखने को मिलेगा। तो दोस्तों अब देखते हैं इसके सबसे लास्ट वाले भाग में जाकर कि क्या बना हुआ है। बीबी के मकबरे के नॉर्दर्न साइड में बना हुआ काफ़ी खूबसूरत पवेलियन यहाँ देखने को मिलता है, जिसके अंदर बैठने के काफ़ी सारे कमरे बने हुए थे। और इन कमरों के अंदर आज के वक्त में भी उस पुराने समय के जो रंग हैं उनको देखा जा सकता है। वैसे तो ये वाला जो हिस्सा है वो बंद किया गया है, लेकिन शीशों के अंदर झांकने पर आपको उस समय की खूबसूरत जो रंगों की कला है और नेचुरल तरीके से बनाए गए जो प्राकृतिक रंग है वो आज भी देखने को मिलते हैं। और यहाँ से दोस्तों एक खूबसूरत नज़ारे के साथ में भरा हुआ बीबी का मकबरा अपनी उस रौनक को और सफ़ेद संगमरमर के पत्थर के साथ बना हुआ एक खूबसूरत इमारत, एक बेहतरीन इमारत। तो दोस्तों इन्हीं शब्दों के साथ मैं वीडियो को ख़त्म करता हूँ। अब जाए किसी नए भाग की तरफ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।